नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की बात कर रहे हैं। मशरक़ वस्ता के जो हालात हैं वो दिन ब दिन मज़ीद संगीन होते चले जा रहे हैं। एक तरफ हमले जारी हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं मुआहदे की बातें भी सामने आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि एकदम से फिर धमकियां शुरू कर दी जाती हैं और फिर उसके बाद अमरीकी हुकाम की जानिब से कुछ इशारे भी दिए जा रहे हैं कि अगले हफ्तों में किस तरह से ईरान पर दोबारा से अटैक किया जाएगा, ईरान की किन किन तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। इसके इशारे भी अमरीकी हुकाम की जानिब से बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं। और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान भी सामने आता है, जहाँ वो अपनी अस्करी बर्तरी की बात करते हैं, वहीं पर वो ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि अभी ईरान के पास मज़ीद जंग लड़ने की सलाहियत भी है, लेकिन वो सलाहियत बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने हुर्मुज़ की बात की जाए तो वहाँ पर बंदिश जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यहाँ पर एक यू टर्न हमने देखा, जो कि 20% टैक्स की बात उनकी जानिब से की जा रही थी। अब वो टैक्स नहीं ले रहे। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इत्तेहादियों के कहने पर मैं ये टैक्स वाली बात वापस ले रहा हूँ। इस बात से उन्होंने मुकम्मल तौर पर यू टर्न ले लिया। लेकिन दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है। अमरीकी अफवाज की जानिब से गुज़श्ता रोज़ से वहाँ पर नेवल ब्लॉकेट का आगाज़ कर दिया गया है और ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि सिर्फ ईरानी जहाज़ों के लिए और जो उनके गाहक हैं सिर्फ उनके लिए ये नेवल ब्लॉकेट है। अदरवाइज़ वहाँ पे जितने भी दूसरे ममालिक के जहाज़ हैं वो गुजर सकते हैं। जबकि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर पासदारान इनकलाब की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आबनाए हुर्मुज़ अगर हमारे लिए ओपन नहीं है तो किसी के लिए ओपन नहीं है। अगर ओपन होगी तो सबके लिए होगी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, अदरवाइज़ सबके लिए वो बंद रहेगी। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना की जानिब से अमरीकी हमलों की शदीद तनकीद भी सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि एक बार फिर से मशरक़ वस्ता को अमेरिका ने बहरान की जानिब धकेल दिया है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के जो असासे थे उनको भी मुंजमद किया है। और इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से अगर हम बात करें तो हम आज बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो कि अहम कश्मीर के दौरे पर मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ आज इजलास से खिताब भी किया और इस खिताब में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि फ़ौज हमारी रेड लाइन है, इसकी खिलाफ वर्जी किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सईद मोहम्मद खान रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान अली साबिक सफ़ीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फैज़ रहमान सीनियर सहाफ़ी अमेरिका से हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगी एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर मैं जानना चाहूँगी, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल सबके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सुबह कुछ बयान सामने आता है, शाम में कुछ बयान सामने आता है। एक तरफ हमलों की बातें, दूसरी तरफ मुआहदे की बातें। क्या समझते हैं ईरान मज़ीद कितने अरसे तक रेजिस्ट कर सकता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बोला गया है कि ईरान के पास अभी भी जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीला साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, जंग जिस तरीके से हो रही है इस तरह तो मेरे ख्याल ईरान जो है वो क्या कहते हैं बहुत लंबे अरसे तक ये जंग कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका कंटिन्यूसली इस इलाके को इतना डिस्टेबलाइज कर सकता है इतने लंबे अरसे के लिए? देखिए, इस जंग में जो सबसे ज्यादा जिनको नुकसान हो रहा है वो गल्फ कंट्रीज हैं और गल्फ कंट्रीज की तिजारत बिल्कुल जीरो हो गई है और उन्होंने जो अपनी इकोनॉमी खड़ी की थी टूरिज्म और होटलिंग के ऊपर, वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पर आ गई। एक जो चीज उनके लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम अदर देन ऑयल एंड गैस था वो एयर ट्रेवल था, जो हम देखते थे कि एमिरेट्स, इत्तेहाद या दूसरी एयरलाइंस जो गल्फ की थी वो जो है जो पैसा कमा के अपने अपने ममालिक को देती थी। लेकिन ये अब हर चीज बंद होती चली जा रही है और दिन ब दिन ये इलाका जो है वो जो है ना एक बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका को ये एहसास हो चुका है कि वो जो है क्या कहते हैं ये जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि जब तक वो बूट्स ऑन ग्राउंड ना करे, वो बेशक कितनी ही बॉम्बिंग कर ले, वो ईरान से जंग नहीं जीतेगा। और ईरान को ये पता है कि जो कल का बयान सामने आया है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बोला है कि बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका की जानिब से नहीं करेंगे। जी, उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी वॉर की जानिब हम जा सकते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड पर नहीं जाएंगे। जी, और नबीला साहिबा जो है ना क्या कहते हैं, ईरान को ये पता है कि अगर उनके सोशो इकोनॉमिक टारगेट सेट हुए तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इजराइल और गल्फ के सोशो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करें। और अगर गॉड फॉरबिड जंग उस डायरेक्शन में चली गई तो बहुत ज्यादा
नुकसान होगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं कि जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है कुवैत का, वो एक प्लांट है और बहुत बड़ा है जो 90% कुवैत की वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अगर वो प्लांट किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया तो उसमें 2 से 3 साल लगेंगे उस प्लांट को वापस लाइन पर लाने के लिए। सो ये एक ऐसी जंग है जिसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि गल्फ कंट्रीज और जितनी ये दोनों कॉम्बैटेंट्स जो हैं, ईरान और अमेरिका और इजराइल, इनको जो है ना एक एक कदम पीछे लेना चाहिए और दोबारा उसी तरफ जाना चाहिए जहां पाकिस्तान इनको एमओयू के तहत लेके गया था। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। इमरान अली साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अमेरिका की जानिब से निगोसिएशन की बात की जाती है, फिर हम देखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम मुआहिदा भी कर सकते हैं, मुज़ाकरात की गुंजाइश अभी भी बाकी है। तो क्या समझते हैं ये जो हमले अभी किए जा रहे हैं, ये किसी किस्म का दबाव उन पर डाला जा रहा है ताकि दोबारा से वो सिफारतकारी वाली साइड पर आ जाएँ ईरान? असल में हुआ ये कि जब ईरान ने टैंकर्स पे अटैक किया ना, तो वो बात, चूँकि वो ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर लाती है, हालांकि ड्रोन अटैक्स थे, कोई इतने बड़े अटैक्स नहीं थे, तो अमेरिका ने रिस्पॉन्ड करना था। तो जब अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया तो फिर वो जंग वाइडन हो गई। अब जो अमेरिकन हमले हुए हैं पिछले 3 दिनों में, वो खासे सख्त हैं। उसमें उनके ऑयल के माइनर टारगेट्स को हिट किया गया है, उनके न्यूक्लियर 1-2 साइट्स हैं उसके करीब उन्होंने किया, वार्निंग दी है। तो ये जंग इस वक्त ख़राब हो रही है। शायद दोनों साइड्स ये नहीं चाहती कि हों, लेकिन दोनों ने रिस्ट्रेंट नहीं शो की। ये जो आर्टिकल 5 था इस MOU का, ये दोनों एम्बिगुअस था, दोनों साइड्स पढ़ सकती थी। अगर कोई डिफ़िकल्टी थी तो इनका एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म बना था, स्विट्ज़रलैंड में कमेटी बनी थी, स्विट्ज़रलैंड में बिल्कुल हालात ठीक थे। उसके बाद जो शहीद खामेनेई की जो फ्यूनरल हुआ है, उस पे जज्बात ईरानी कौम के बहुत ज़्यादा थे बदला लेने के लिए, लेकिन उसका फिर भी मतलब नहीं था कि आप पॉलिसी में उसको लाते। अभी हम कुछ पम्फलेट्स भी आज बड़े वो वायरल हो रहे थे जहां पर लिखा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को मार दिया जाएगा, आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का बदला लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है मारने के लिए। सो इट्स ये ऐसी बात है। उनकी पार्लियामेंट ने भी बड़ा सख्त इजलास हुआ है। ये पैम्फलेट्स भी ये चीज़ें मानी नहीं रखती, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादातर बातें मानी नहीं रखती, जो वो शाम को ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं, 20% टैक्स लूँगा, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। प्रॉब्लम, इससे पहले कि हम फैज़ की तरफ जाएँ, प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट डिपार्टमेंट, NSC, वो ट्रंप ने बिल्कुल साइड लाइन कर दी है। तो कोई सेन एडवाइस, कोई प्रोफेशनल एडवाइस देने वाला नहीं है। ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल हैं जो एडवाइस कर रहे हैं, इसलिए हैपहैज़र्ड सी जंग है। लगता है 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। दोनों फरीकैन बहुत रिजिड हैं इस मामले में, हम देख रहे हैं कोई भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं। तो क्या समझते हैं किस तरह से कोई एक फरीक इसमें झुक सकता है कि वो बैकफुट पर चला जाए और चीज़ें स्मूथ हो जाएं? मुझे पता है कि जी पाकिस्तान अभी भी कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब कई लोग पाकिस्तान में भी कहना शुरू हो गए कि जब तक ये ख़ुद नहीं चाहेंगे। आज सुबह एयर मार्शल साहब से बात हो रही थी, वो भी उन्होंने भी ये बताया कि जब तक ये अब ख़ुद नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान क्या क्या करे, व्हाट कैन पाकिस्तान डू। MOU की तकरीबन आधी से ज़्यादा ड्राफ्टिंग तो पाकिस्तान ने की है, और ये MOU वाहिद डॉक्यूमेंट है जिनको पीस पे ला सकता है। लेकिन लग रहा है कि अब हालात ओवरटेक कर रहे हैं। बिल्कुल हालात